हेलो स्टूडेंट्स। हम कल डिस्कस कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आज हमारा है निर्माण करें अथवा क्रय करें। देखिए, मेक और बाय डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। जब किसी भी निर्माणी कंपनी को या प्रोडक्टिव कंपनी को, मैन्युफैक्चरर कंपनी को अपने किसी प्रोडक्ट का जब वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाती है, उसे आवश्यकता होती है, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं कि वो स्वयं उसको मैन्युफैक्चर करे या डायरेक्ट बाज़ार से उसे, मार्केट से उसे खरीद ले। तो जब इस तरह का कोई डिसीज़न लेना होता है किसी संस्था को तो कुछ बिंदु हैं जिस पर उसे ध्यान देना आवश्यक होता है। देखो, क्रय करने की अगर स्थिति है या उसको प्रोटेक्ट करने की स्थिति है, दोनों स्थिति में संस्था को पूंजी की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होती है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम मानते हैं धन की आवश्यकता। उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है उसके लिए क्या लाइसेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी अतिरिक्त व्यय करना होगा। इसी तरीके से अतिरिक्त मशीनों की अथवा पुर्जों की आवश्यकता होगी कि जो प्रोडक्शन कंपनी करने जा रही है, संस्था करने जा रही है, उसके लिए अतिरिक्त मशीनें चाहिएगी या अलग से किसी पुर्जे की आवश्यकता होगी, या उस प्रोडक्ट के लिए अलग से कोई तकनीकी जानकारी चाहिए, नो हाउ उसको चाहिए, कोई तकनीकी सुविधा उपलब्ध रहेगी या उसके लिए भी अतिरिक्त भुगतान करके ही वह सुविधा प्राप्त करनी होगी। इसी तरीके से किसी पुर्जे का निर्माण करने हेतु कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी और कितनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी के अलावा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त पूंजी के लिए वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। किसी पुर्जे का निर्माण करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं श्रम उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो पुर्जे की प्रति इकाई लागत क्या होगी, प्रति इकाई लागत में कितना भाग फिक्स्ड कॉस्ट का होगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट का होगा, इसका निर्धारण करना होगा। तो देख, जब प्रोडक्शन की स्थिति आती है या मान लीजिए उन्हें निर्माण करने का डिसीजन लेना है, तो ये कुछ बिंदु है जिस पर डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरीके से यदि पुर्जे को बाजार से खरीदने का निर्णय लिया जाए तो उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर डिस्कस करना या जिनके बारे में गहन विचार करना आवश्यक हो जाता है। जैसे जो किस्म चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, जो वांछित किस्म है, वो बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी या नहीं होगी। जिस टेक्निक का पार्ट चाहिए संस्था को वो बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से या नहीं मिलेगा। बाज़ार में जो उपलब्ध पार्ट हैं उसकी पर आइटम कॉस्ट क्या आएगी। जो सप्लायर है क्या वो ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वास योग्य है वो, उसके से जो प्रोडक्ट लिया जाएगा वो उतना ही यूज़फुल रहेगा या नहीं जिस सोच के साथ उसे लिया जा रहा है। क्या वांछित मात्रा में पुर्जों की पूर्ति लगातार बाज़ार में उपलब्ध होती रहेगी। मान लीजिए पहला लॉट आ गया, दूसरा लॉट आ गया, फिर नहीं आया, तो आप जब मार्केट से हम खरीद रहे हैं वहाँ से हमारे पास वो पार्ट ही नहीं आएगा, तो हमारा प्रोडक्शन भी उससे क्या होगा, संस्था का प्रोडक्शन भी उससे इफेक्ट होगा। तो क्रय करें या निर्माण करें, इस प्रकार का निर्णय मैन्युफैक्चरिंग संस्थाओं को लेने की आवश्यकता होती है। और मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं भी कौन सी, जो कि पार्ट असेंबल करके उनको एक साथ जोड़ करके उनको असेंबल करके एक नए पार्ट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूटर बन रहा है या एक कार बन रही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, उन सबको असेंबल करके वो कार का रूप में आएगी। या इसी तरीके से साइकिल के टायर या हैंडल या उसके अन्य जो सामान हैं उन सबको जोड़ने के बाद वो साइकिल के रूप में आएगी। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स लगातार उपलब्ध होते रहेंगे बाज़ार में या नहीं होंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऐसी संशय की स्थिति में ये है एक गहन स्टडी के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है संस्था के प्रबंधकों को कि क्रय करना श्रेयस्कर रहेगा या निर्माण करना श्रेयस्कर रहेगा। इसी के तरह अगर हम अगले उस पर आते हैं तो आता है संपत्ति की मरम्मत, पुनर्स्थापना या नवीनीकरण। देखो क्या होता है, यदि मान लीजिए कि किसी रनिंग संस्था में किसी अन्य पूंजी की आवश्यकता है या संपत्ति की आवश्यकता है, सॉरी पूंजी की नहीं, संपत्ति की आवश्यकता है,
तो जो एग्जिस्टिंग असेट है क्या उसकी रिपेयर होके काम हो सकता है? रिपेयर नहीं हो सकती तो क्या उसकी वापस उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा? और अगर रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है तो क्या उसका रेन्यूअल करा सकते हैं? तीनों ही स्थिति में हमारे कर नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, यदि मरम्मत करवाई जाती है तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आयकर अधिनियम में रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में उसकी छूट मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, शुद्ध लाभ कम हो जाएंगे, शुद्ध लाभ कम होंगे तो कर की भी बचत होगी। इस तरीके से अगर हम मरम्मत पे जाते हैं और मशीन ठीक हो सकती है तो ये दोनों तरीके से क्या रहेगा, संस्था के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पुनः स्थापना व्यय, मान लीजिए कि संस्था का उसका पुनः स्थापना करती है, रिप्लेसमेंट करती है, तो क्या स्थिति रहेगी? तो देखो, अगर नई मशीन खरीदी जाती है तो उसमें भी क्या होता है, जब नई मशीन आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन की जो छूट मिलेगी उससे भी क्या होगा, लाभ कम होंगे, लाभ कम होंगे तो कर का भार कम होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से यदि संपत्ति के ब्लॉक में अगर हम पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हैं तो ह्रास के रूप में अगर कटौती मिलती है तो कई वर्षों तक क्या होता है, लाभ उससे कम हो जाते हैं। तो ये भी एक कर नियोजन का पार्ट हो जाता है। तो किसी मशीन की पुनर्स्थापना की जाए, यह निर्णय भी विभिन्न विकल्पों की, बहुत सारे ऑप्शंस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए मशीन अथवा अन्य संपत्तियों में विनियोग एवं भविष्य में वस्तु की बाजार की मांग आदि बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन सारी इंफॉर्मेशन पर एनालिसिस करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है या ये ऑप्शन का चयन किया जाता है कि संस्था को क्या करना चाहिए। अगर संस्था नवीनीकरण की तरफ जाती है, रेन्यूअल की तरफ भी जाती है, तो मान लीजिए किसी संस्था में रेन्यूअल करने के, किसी संपत्ति में रेन्यूअल करने के बाद उत्पादन की क्षमता में थोड़ा सा सुधार हो जाता है या वो पहले की तरह काम करने लगती है, तब तो इस रिन्यूअल के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान करके उसकी खर्चों में से कटौती मिल जाती है, तो हमारे लाभ कम हो जाते हैं। लेकिन यदि उस संपत्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि उसको फिर पूंजीगत व्यय माना जाएगा और वो नवीनीकरण के जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय माने जाएंगे। तो यहाँ एक बहुत ही ध्यान से यह डिसीजन लेना पड़ता है कि आयगत व्यय की स्थिति है तब तो मरम्मत के समान हो जाएंगे और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में उसकी छूट मिल जाएगी। तो किसी भी संपत्ति के रिपेयर पर, रिप्लेसमेंट पर और रिन्यूअल की स्थिति में उस संस्था के लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ही प्रबंधकों को यह निर्णय लेना पड़ता है। अगला बिंदु आता है, व्यवसाय को बंद कर दिया जाए अथवा चालू रखा जाए। देखो, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो या तो कम हो रही होती है या बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को एक तरीके से ऐसी औद्योगिक रुग्णता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है कि व्यवसाय को बंद कर दिया जाए या उससे कुछ समय और चलाने के बाद बंद किया जाए। तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने से पहले हम ये देखें कि ऐसी औद्योगिक रुग्णता क्यों आ जाती है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ गई, डिमांड में कमी आने से क्या हुआ कि भविष्य में डिमांड जब बढ़ेगी नहीं तो इकाई धीरे धीरे क्या होगी, बंद होने लगेगी। इसी तरीके से वित्तीय समस्याएं आ जाती है, मार्केट में से रिकवरी नहीं हो रही है और पैसा लगे चला जा रहा है, लोन लिया हुआ है उस पर ब्याज का भुगतान करना है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए व्यवसाय पर अप्रत्यक्ष करों का भार बढ़ रहा हो, जैसे कि उत्पाद शुल्क है, मूल्य वृद्धि कर है, ये अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस उत्पाद को बना के बेचना संभव नहीं हो पाता और व्यवसाय की स्थिति बिगड़ती जाती है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट है उसकी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आ गया है और टेक्नोलॉजी में इतने फ्रिक्वेंटली चेंजेज आ रहे हैं जो कि संस्था के लिए उनको बराबर मेंटेन करना संभव नहीं हो पा रहा है, या मार्केट में उसके अकॉर्डिंग डिमांड ही नहीं है, तो भी ये संस्था के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है कि क्या किया जाए। कॉमर्शियल बैंकों का मान लीजिए उन पर प्रेशर आ रहा है क्योंकि सभी संस्थाएं जो है वो वित्तीय संस्थानें जो है वो बैंक और वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करती है कोई भी व्यवसाय। तो जब किसी संस्था में अस्थायी रूप से वित्तीय समस्याएं होती है तो व्यवसाय बैंक की किस्त तथा ब्याज समय पर नहीं चुका पाते। ऐसी स्थिति में बैंक बड़ी दर से ब्याज लगा देते हैं और आगे फिर वित्तीय सुविधाएं देना भी बंद कर देते हैं। कभी कभी तो बैंक वैधानिक कार्यवाही भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों में एक अच्छे प्रबंधक को इन ठंडे दिमाग से सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि जितने भी विकल्प उसके पास उपलब्ध है उसमें से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ कर रहेगा। यहाँ यदि हम कर प्रावधानों को ध्यान में रख कर निर्णय करने के लिए जाते हैं तो देखिए क्या होता है
कि यदि एक व्यापार को बंद करके दूसरा प्रारंभ कर दिया जाता है और वो यदि अपने किसी अन्य व्यापार को चलाता रहता है, तो बंद किए गए व्यापार के खर्चे जो हानियाँ हैं उन्हें भी वह 8 वर्षों तक क्या कर सकता है, आगे ले जाके समायोजित कर सकता है लाभों से। अशोधित ह्रास को भी आगे ले जा कर के क्या कर सकता है, समायोजित कर सकता है। इसी तरीके से कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों के संबंध में जो कटौतियाँ मिलती है वो फिर क्या होता है, पुनः करयोग्य नहीं हो पाती। जैसे कोई विदेशी परियोजना है या होटल व्यवसाय के लाभ है या जहाज कंपनी के लाभ है, इस पर विशेष कटौती मिलती है। यदि अब इसको बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो कटौती पुनः करयोग्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए कि कर दायित्व कम करने की दृष्टि से ऐसे व्यवसाय को कम स्तर पर चालू रखना चाहिए। आप उसका एकदम उसका जो काम है वो चाहे आप बहुत नीचे स्तर पर ले आए, लेकिन उसे बंद नहीं करें, नहीं तो वो स्वीकृत कटौतियाँ भी पुनः करयोग्य हो जाती हैं। इसी तरीके से व्यवसाय को बंद करने से संपत्तियों पर ह्रास की छूट मिलना बंद हो जाती है। तो जो ह्रास योग्य वाली संपत्तियों में यदि कोई शेष या कोई ब्लॉक बच रहा है तो क्या होगा, उसे अगर बेचेंगे तो उस पर अल्पकालीन पूंजी लाभ लग सकता है, या दीर्घकालीन पूंजी लाभ की स्थिति में मान लीजिए हमने कोई ऐसी एसेट है तो उस पर भी क्या होगा, हमारे जो कर हैं वो उससे बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि व्यवसाय बंद करके ह्रास योग्य संपत्तियों को उनके ब्लॉक में शेष राशि से अधिक बेच दिया जाए तो आधी के राशि को पूंजीगत लाभ मानते हुए उस पर कर लग जाएगा। और इसके विपरीत यदि मान लीजिए संपत्तियों का मूल्य अवशेष मूल्य से कम होगा तो अल्पकालीन पूंजी हानि मानी जाएगी और उसकी जो कटौती है वो आगामी वर्षों में अल्पकालीन पूंजी लाभों से मिलती रहेगी। इसी तरीके से क्या होता है, देखिए, जो ऐसी संपत्तियां जिन पर ह्रास नहीं मिलता उन संपत्तियों पर भी लागत एवं विक्रय मूल्य के अंतर्गत के बराबर राशि पूंजीगत लाभ और हानि मानी जाएगी। और दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों की जो लागत है वो हम लागत सूचकांक जो है उसकी इंडेक्शन करके उसकी कॉस्ट का हम क्या कर सकते हैं कि उसके आधार पर उसकी कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यवसाय को बंद करने से पूर्व इस प्रकार के पूंजीगत लाभ अथवा हानि का अनुमान लगा लेना चाहिए। इसी तरीके से पुराने व्यवसाय के डूबत ऋण की कटौती व्यवसाय को क्रय करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलती, लेकिन जो उस व्यवसाय को चला रहा है तो उसको क्या करेगी, जो डूबत ऋण की कटौती है व्यवसाय के स्वामी की मृत्यु के दशा में उसके वारिस को भी यदि वो उसको चालू रखता है तो उसको भी वो कटौती मिलती है। तो व्यवसाय को चालू रखने की दशा में यदि व्यवसाय को चालू रखने का निर्णय लिया जाता है तो करदाता को क्या क्या लाभ होंगे, संपत्तियों को नहीं बेचा जाएगा तो उस पर कर योग्य पूंजी लाभ नहीं होंगे। विशिष्ट व्यवसाय की दशा में स्वीकृत कटौती पुनः कर योग्य नहीं होगी। व्यवसाय के संचालन योग्य कटौती पहले की भांति मिलती रहेगी। श्रमिकों को हटाने की दशा में दी गई क्षतिपूर्ति की कटौती व्यय के रूप में स्वीकृत हो जाएगी। अगला निर्णय आता है पूंजी संरचना संबंधी निर्णय। देखिए, जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले संस्था के प्रबंधकों को ये देखना होता है कि कुल कितने वित्त की आवश्यकता उस संस्था को होगी। तो कुल कितने वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी, कितना विनियोग संस्था को चाहिए। उसके बाद ये देखना कि वित्त की जो आवश्यकता है उसमें अल्पकालीन वित्त कितना चाहिए और दीर्घकालीन वित्त की कितनी आवश्यकता होगी। फिर ये देखना होगा कि जो फाइनेंस है वो किन किन सोर्सेज से संस्था को उपलब्ध हो सकता है, और प्रत्येक स्रोत के लाभ हानि भी प्रबंधकों को देखने होते हैं। किससे स्थायी लागत बढ़ रही है, किससे चालू लागत बढ़ रही है, ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो वित्तीय व्यवस्था करते समय एक से अधिक स्रोत द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है और सभी स्रोतों का इस प्रकार से एक संयोग बनाया जाता है कि संस्था को अधिकतम लाभ मिल सके। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो मैनेजरियल डिसीजन है उनके बचे हुए बिंदुओं पर डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।